नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने के अवसर पर इस विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागणी नमस्कार। मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से भी नमस्कार। बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं। अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, समर्था उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। कवि की ये पंक्तियां अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया भर के लोगों में किन किन लोगों के ऊपर सटीक उतरती हैं, तो बहुत कम लोग आप पाएंगे जिनके ऊपर ये पंक्तियां पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक हैं। वो साल था 2014, जबकि कई दशकों के बाद में भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। और उसके बाद में अक्टूबर में जब विजयादशमी का पर्व आया तो देश में एक ऐसे नए कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ जिसने आगे चलकर बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए। जी हां, मन की बात शीर्षक था, मन की बात। लेकिन बहुत देखते देखते बहुत कम अवधि में ये जन जन की बात बन गई। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, कोई राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं, सिर्फ लोगों के दिल की बात, लोगों की उपलब्धियों की बात, उन कार्यकर्ताओं, उन काम कर रहे लोगों के बारे में बात जो दूर दराज के गांवों में रहते हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति गाथा को, उनके परिश्रम को कभी किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन पहचाना प्रधानमंत्री मोदी ने और मन की बात में उनको स्थान मिला। इस देश ने मन की बात जानकर के अपने आप को कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पाया। और आज 100 एपिसोड पूरे होने के बाद देश उसी उत्साह के साथ उन्हें सुन रहा है और आगे आने वाले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी मन की बात के बारे में कुछ बात करेंगे। कैसे थे ये 100 एपिसोड्स और आगे आने वाले समय में क्या है, कुछ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं एक एक करके परिचय करवाना चाहूँगा इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से। मेरे बाईं ओर हैं डॉक्टर ऋतु सारस्वत। डॉक्टर ऋतु सारस्वत एक समाजशास्त्री हैं, एक लेखिका हैं और उनके नियमित रूप से कॉलम्स हम पढ़ते रहते हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस संवाद में, मन की बात के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रतन सिंह शेखावत। आप एक शिक्षाविद हैं और विशेष रूप से मीडिया शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में मीडिया डिवीजन के आप हेड हैं। डॉक्टर रतन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन समाजशास्त्री के अलावा, शिक्षाविद के अलावा, जैसा कि हमने आपसे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में दूर दराज में काम कर रहे बहुत से लोगों से संवाद किया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। आज ऐसे ही दो शख्सियत हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री सेठा सिंह रावत। आप एंटरप्रेन्योर हैं और उनके उपलब्धि का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुनील लड्ढा। आप पेशे से आर्किटेक्ट हैं और आपको भी, आपकी भी उपलब्धियों को, अब इनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या उन्होंने ऐसा विशेष काम किया कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी तक उनके काम की पहुंची, इसके बारे में विशाल से चर्चा करेंगे। लेकिन संवाद की शुरुआत हम करना चाहेंगे ऋतु जी आपसे। जी डॉक्टर ऋतु, आप एक समाजशास्त्री हैं, तो इससे पहले कि हम मन की बात के बारे में कुछ बात करें, इन एपिसोड्स के बारे में बात करें और इस मन की बात का क्या प्रभाव रहा, इससे पहले समाज और संवाद के बारे में करना चाहेंगे। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए संवाद कितना महत्वपूर्ण है, क्यों किसी समाज में संवाद होते रहना जरूरी है? देखिए, जितना मैंने पढ़ा, जाना और इस समाज को जिया है, मुझे लगता है संवाद उतना ही आवश्यक है जितना हमारे शरीर में बहती हुई रक्त धमनियाँ। जी, अगर वो रुक जाएंगी तो हमारी श्वास स्वतः ही रुक जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर संवाद रुक जाएगा तो समाज थम जाएगा। तो ये संवाद बहुत आवश्यक है।
मन को सुखद एहसास देने के लिए, मन के भीतर घायल तड़पती भावनाओं को राहत देने के लिए। अगर कुछ ऐसा कहूँ कि तपती रेत में एक निर्झर बूंद ही संवाद है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जन जन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, बुजुर्गों के लिए, समाज का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहां हम संवाद की महत्वता को कम आंक सके। और सर्वश्रेष्ठ समाज तभी बन सकता है, सर्वांगीण उन्नति तभी हो सकती है जब ये संवाद जीवित रहे। और कई तरह की विषमताएं उसी स्थिति में पैदा हो जाती हैं जब संवादहीनता की स्थिति बन जाती है, परस्पर संवाद बंद हो जाता है। तो शायद एक दूसरे से चाहे पारिवारिक गिले शिकवे की बात कहें, चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य में हम मुद्दों पर समझ की बात कहें, अगर परस्पर संवाद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये ठहराव आ जाता है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम से ये संवाद का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ और बदस्तूर जारी है? क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत प्रभाव हुआ। प्रभाव का आरंभ ऐसे हुआ कि जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो हमारे जननायक की मन की बात थी और अब वो जन जन के मन की बात है। तो आप सोच लीजिए कि जब जन जन के मन की बात हो गई है तो वो मन मन तक पहुंच गई है, और जब मन मन तक पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं बहुत कोमल भावनाएं संप्रेषित हुई हैं, कहीं उत्कंठाएं जागी हैं, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण एक अतीव प्रेरणा प्राप्त हुई है कुछ करने की, भीड़ से अलग करने की। और कहीं एक सुकून है, एक बहुत शांति है कि शायद हमारा जननायक किसी दिन मन की बात में हमारे नाम को भी उच्चारित करेगा, और इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे पास क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण रहे जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने और दूर दराज में, अच्छा उसमें सबसे बड़ी बात यह कि कभी पूर्वोत्तर में स्थित, कभी सुदूर दक्षिण में स्थित प्रांतों के ऐसे ऐसे महिलाओं और पुरुषों के कीर्तिमानों को, उनके प्रयासों को उन्होंने अपने कार्यक्रम में शामिल किया कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले कि हमारे अगले मेहमान से आप बात करें तो आपको एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम अपने आप में कई कीर्तिमान समेटे हुए है। इस संबंध में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक के और प्रसार भारती की तरफ से एक सर्वे किया गया था, और उसके सर्वे के जो नतीजे हैं, जो उसके परिणाम हैं, वो ये बताते हैं कि लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया पाते हैं, जबकि 41 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसको कभी कभार सुनते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी इस कार्यक्रम को जरूर सुना है, ऐसे लोगों की संख्या है पूरी 1 अरब, यानी कि 100 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जिन्होंने कभी ना कभी प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को सुना है और उससे कुछ ना कुछ नया पाया है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रतन सिंह जी शेखावत। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप मीडिया शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप क्योंकि मीडिया और मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, और अभी जैसे कि हमने जिस डेटा का जिक्र किया, मास कम्युनिकेशन का क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है मास मीडिया का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? जी धन्यवाद गौरव जी। देखिए, अगर इस विषय को, मन की बात कार्यक्रम को, देखिए इसने इतना लंबा सफर तय किया है जी, और अगर उसको मैं पूर्व में पत्रकार रहने के नाते, एक पत्रकार के नाते देखूं या एक शिक्षक के नाते देखूं, तो दो चीजें इसमें स्पष्ट होती हैं कि प्रधानमंत्री जी की छवि एक मास लीडर की है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो मास लीडर हैं। लेकिन अगर इस कार्यक्रम को देखें तो वे एक मास कम्युनिकेटर के नाते उभर कर सामने आते हैं। इस कार्यक्रम की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया जी, और इसमें जो सुनने वालों की संख्या है वो शुरुआत में रेडियो पर, लेकिन रेडियो के बाद में तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये सुना जाने लगा, देखा जाने लगा। तो देश के हर कोने को इसने छुआ है, और इससे ये पता चलता है कि मुझे लगता है कि समकालीन समय में किसी एक कार्यक्रम को सुने जाने के मामले में ये कीर्तिमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक कार्यक्रम को नहीं इस तरह से देखा होगा, और ये इसकी लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखिए, इसमें कई सारे संदेश छिपे हैं।
एक अगर मैं मास कम्युनिकेशन के शिक्षक के नाते देखूं तो एक सबसे बड़ी जो इसमें उत्सुकता से देखने की चीज़ है वो ये है कि समाज के जो विषय अनछुए होते हैं, हाशिए पर होते हैं, मुख्य धारा के मीडिया में नहीं दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, तो अगर उनको ठीक तरीके से रखा जाए और रखने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व का प्रभाव इतना अच्छा हो तो वो एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। और इन सारे जो एपिसोड्स हैं इसमें कई ऐसे मौके आए जब आप देखेंगे कि कई ऐसे विषय थे जिनमें, जैसे मैडम ने एक बार बताया भी कि भाई जो विषय हम सार्वजनिक रूप से जिन पर चर्चा नहीं करते या जिन विषयों को, जैसे अंगदान वाला विषय है, इस तरह के ऐसे विषय हैं, या जो विद्यार्थियों में एक परीक्षा का जो फोबिया होता है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, तो ऐसे विषयों को जब वो लोग अपने देश के सर्वोच्च लीडर से, नेता से सुनते हैं तो एक स्वाभाविक तौर पे एक उनमें वो हीन भावना कम होती है। और डॉक्टर शेखावत, एक ये सबसे बड़ी बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में जब इन मुद्दों का जिक्र किया तो एक सबसे बड़ी सकारात्मक बात ये आई कि वो मुद्दे अपने आप में जन आंदोलन बन गए, लोग स्वतः उसके ऊपर प्रेरित हुए और वो जन आंदोलन का रूप, अपन स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो स्वच्छता अभियान को लेकर के जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में बात की तो वो अपने आप में एक जन आंदोलन बन गया। दूसरी, एक एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने ये आह्वान किया था कि आप जब कभी भी अपने स्थानीय, क्योंकि वो लोकल फॉर वोकल के एक प्रतिनिधि हमेशा से इसकी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इससे लीक से अलग हट करके एक बात ये भी कही थी कि जब कभी आप अपने स्थानीय विक्रेताओं से, अपने रिटेलर से सौदा करें तो उनसे मोल भाव ना करें। तो ये अपने आप में एक ऐसा आंदोलन सा बन गया, लोग इसके लिए स्वतः प्रेरित हुए। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मास मीडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में मोदी का ये कार्यक्रम उभरा। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक मुद्दों को छूने से बिल्कुल जानबूझकर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में देखिए श्रोताओं की संख्या को देखेंगे तो इससे लगता है कि हर राजनीतिक वर्ग या किसी अगर अन्य राजनीतिक दलों के समर्थक हो तो भी उन लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और सुना है। जी। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री जी की मंशा इसके किसी राजनीतिक लाभ की तो बिल्कुल नहीं रही। वे अपने देश के लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, और अगर वो कनेक्ट होने के पीछे भी एक कारण है, प्रधानमंत्री जी का जो लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है उसमें उन्होंने देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में भ्रमण के दौरान उन चीज़ों को महसूस किया है, और जो मन की बात के विषय देखे जा सकते हैं तो उनमें पता भी चलता है कि उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी है विषयों को लेकर। और उन्हीं विषयों को जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से पटल पर रखा तो सबका ध्यान उस तरफ बिल्कुल गया, और मीडिया ने भी उस चीज़ को देखा कि हाँ ये वो विषय हैं जिनको प्रमुखता से बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, जिसका कि समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यूं कहें कि उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक को छोड़ के उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों को भी पूरी तरह से, राजनीतिक विषयों को छोड़कर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों को ज्यादा छूने की कोशिश की। और उन विषयों में चाहे वो महिला सशक्तिकरण का है, युवाओं को उत्साहित करने, युवाओं को उद्यमिता की तरफ ज्यादा ले जाने का विषय है, बहुत सारे विषयों को उन्होंने, जिन विषयों को ऐसा लगता था कि मुख्य धारा में नहीं देखा सुना जाता है मीडिया में, उन विषयों को भी उन्होंने मुख्य धारा में लाने का काम किया। जी। तो जैसा कि हमने बात की कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मन की बात कार्यक्रम में देश भर की कुछ ऐसी कहानियों को जनता के सामने रखा, उनके बारे में रुचिकर तरीके से उनकी बात की कहानी के रूप में उनको रखा, और कहीं ना कहीं उन लोगों से लोग प्रेरित हुए कि जब वो हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, पर्यावरण संरक्षण भी उसमें शामिल था, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे भी शामिल थे, और ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज को प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया के सामने लाए। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ दो ऐसी शख्सियतें, दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने अपने काम से अपनी पहचान बनाई। अब वो काम क्या है, समय आ गया है कि उसके बारे में जानकारी लें। मेरे साथ बैठे हैं श्री सुनील लड्ढा। आप पेशे से आर्किटेक्ट हैं और उदयपुर क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र के रहने, मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, और मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर के पास में इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। आइए उन्हीं से जानते हैं। सुनील जी, आपके स्वागत के साथ सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी
तक उसकी बात पहुंची और उन्होंने अपने कार्यक्रम में इसे शामिल किया। नमस्कार वापस से आपको बहुत बहुत और स्वागत। क्योंकि आपने मुझे दोबारा स्वागत भी जी किया जी जी, तो जी, थैंक जी, यू वेरी मच फॉर जी। दिस। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ समाज के प्रति व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर। तो और मैं थोड़ा स्केचिंग का शौकीन हूँ, जी। तो मैं बिल्डिंग स्केच करता हूँ और वो मुझे प्रेरित करती है आगे डिज़ाइन नया बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही एक बार मेरे एक आर्किटेक्ट मित्र हैं पलक करके, तो उनके साथ में वो मुंबई से आए थे, बोले यार यहाँ कोई बावड़ी है जरा ढूंढते हैं। तो हम ढूंढते ढूंढते वो पहुँच गए। तो पहुँचे तो वो बावड़ी नहीं थी, वो थी एक कूड़ादान, बड़ा कूड़ादान था, स्केल्ड अप डस्टबिन बेसिकली। बावड़ी turned into It a was scaled कूड़ादान। up dustbin. Okay, that is what I would say. तो जब वहाँ गए तो देखिए मेरी नज़र तो आर्किटेक्चर पे पड़ी, जी तो मैं दंग रह गया कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पर इतना सुंदर स्थान है जो कि कूड़ादान है, जहाँ पर सिर्फ लताएं हैं, अनचाहे पौधे हैं, पेड़ हैं, पीपल के पेड़ जो अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं पत्थरों के बीच में, और ये एक स्टेप वेल पूरा है जिसे बावड़ी कहते हैं, जो कि एक स्टेप्स के साथ बना हुआ है पूरा सुंदर। और उसका पानी का कलर आप गैस करिए, उसका पानी का कलर है गुलाबी। अच्छा, गुलाबी का मतलब हो पूरी गया तरह से उसमें कचरे से कितना कूड़ा Pollution करकट रहा होगा। जी। लोग वहाँ पर हड्डियाँ विसर्जित करते हैं, वहाँ पर नारियल डालते हैं, वहाँ फूल डालते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी बोतलें और क्या क्या नहीं था उसमें, बैग वैग सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, उतना कूड़ा उसके अंदर पड़ा था। जी दिल दहल गया। तो मैंने फ़ोन लगाया सरपंच जी को कि मैंने ये बावड़ी देखी है, इस पर कुछ करना है तो कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ हम करते हैं। 2 साल बाद फ़ोन आया उनका, क्या आपको कर सकते हैं क्या। मैंने कहा करते जी। हैं। तो मेरे पूरा ग्रुप जुड़ गया और मैंने फेसबुक पे डाला। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं बहुत सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो कुछ 30-40 युवा आर्किटेक्ट्स और सब मेरे से जुड़ गए जी। और फिर पंचायत ने डिसाइड किया कि हाँ हम इसका हिस्सा बनेंगे, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमने विधिवत सबसे पहले उसका सफाई अभियान चालू किया। बहुत सुंदर। तो खुद झाड़ू लेके हमने किया, लेकिन एक माहौल बन गया। और वो जैसे ही सब सफाई हुई तो वो बावड़ी का रूप निखर के आ गया एकदम से। बोले ये हमारे यहाँ पर था क्या ऐसा? वैसे भी अगर हम बावड़ियों की बात करें तो चाहे राजस्थान की बावड़ियाँ हों, चाहे गुजरात की रानी की बाव की बात करें या हमारे आबानेरी की बात करें, बावड़ियों का जो स्ट्रक्चर पहले से ही हमारे राजस्थान, गुजरात की और भारत वाली यूँ कहे कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी एक संपदा है। Yes, yes. जिसको हम भुलाए बैठे हैं। तो हम आपके इस डिस्क्रिप्शन से हम बोले बड़े सहज में हम समझ सकते हैं कि आपके सामने अल्टीमेटली क्या आ गया होगा। बिल्कुल। तो जी। वो जैसे ही उसका रूप निखरा तो बावड़ी का आज के दिन में महत्व नहीं है। महत्व मतलब यूज नहीं है जो पहले हुआ करता जी, था। जी, जी। कि पहले वहां पर आप जाकर पानी ले सकते थे। हाँ। क्यों बावड़ी का स्वरूप कैसा होता है, स्टेप्स होते हैं और पीछे कुआं होता है। सो कुआं इज द मेन सोर्स जहाँ से पानी आता है। इसका ओवरफ्लो बावड़ी में आता है और बावड़ी से आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली चल के। जी। तो बावड़ी एक ऐसा स्थान हुआ करती थी जहां पर लोग मिलते थे, कल्चरल सेंटर था गांव का, ठीक है। और राहगीरों के लिए वहां पर सोने के लिए इंतजाम हो सकता था, क्योंकि वहां पर ठंडा पानी है तो ठंडा रहता, राजस्थान ठंडक है। रहेगी। और वहां पर मानेंगे आप कि वहां पर 2 चेंजिंग रूम भी बने हुए थे अच्छा। इसके अंदर ही। लेकिन वो सब उसका बिल्कुल उपयोग नहीं, दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। तो उसकी शक्ल देख के लग गया और क्लीन हो गया, चलो एनीवे। लेकिन अब लगा कि अगर इसे जिंदा रहना है तो इसका यूज मुझे आज के कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा। अगर मैं आज चिट्ठी लिखता हूं तो वो कब पहुंचेगी, मेल लिखता हूं तो अगले स्प्लैश सेकंड में पहुंच जाती है। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा खुद को। तो सिमिलरली मैं आर्किटेक्ट हूं, तो मैंने दिमाग लगाया कि क्या हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। तो हमने पहले ही कार्यक्रम रखा, संगीत का रख दिया वहां पर। अच्छा। लोकल आर्टिस्ट बुलाए हमने और उनके साथ में आर्किटेक्ट टीम को हमने बोला कि हम गुरिल्ला लाइटिंग करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गुरिल्ला लाइटिंग, अगर आप जानते हैं थोड़ा तो। उसके बारे में तो विस्तार से बताएं। गुरिल्ला लाइटिंग बेसिकली पोल्यूशन हटाने के लिए किया जाता है। सो हटाने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए। सो हम क्या करते हैं, आप देखेंगे आपके जयपुर में तो बिल्कुल तारे नहीं दिखते हैं, उदयपुर में हमको थोड़े बहुत दिखते हैं, गांव में आपको बहुत दिखते हैं। बिल्कुल क्यों? सही। क्योंकि बहुत सारी रोशनी कर देते हैं हम जिसकी जरूरत नहीं है, और वो रोशनी रिफ्लेक्ट को ऊपर जाती है और ऊपर सब गड़बड़ हो जाता है, तो हमें दिखता ही नहीं है, तो तारे दिखते ही नहीं दिखते। और दूसरा उससे प्रॉब्लम है कि हमारे पक्षी बेचारे परेशान हो जाते हैं, और हम भी परेशान हो रहे हैं, हमें पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम भी उससे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि
अगर पक्षी परेशान होगा तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा और इकोसिस्टम अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आके गिरेगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको जगमग नहीं किया, हमने उसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को हाईलाइट करी। 60 टॉर्चेस, याद रखिए 60 टॉर्च, मात्र 3 वॉट, उनसे हमने पूरी बावड़ी को इल्यूमिनेट किया। मैं आपसे पिक्चर शेयर करूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन का तरीका ही ऐसा है कि हमारे सामने सारी पिक्चर आ रही है। और तो इवन म्यूजिशियंस के ऊपर भी वो टॉर्च से ही हमने लाइट लगाया और म्यूजिशियंस से म्यूजिक प्ले किया। हमने 100 लोगों की व्यवस्था करी थी कि 100 तो आ ही जाएंगे, 40 मेरे और बाकी गांव के, टोटल लोग आए 400। बहुत सुंदर, दिल खुश हो गया कि यस, यही हमें चाहिए था। और उन सीढ़ियों को बन गया, वो तो बन गया एम्फी थिएटर। और बावड़ी 2 पार्ट में थी, सीढ़ियां और सीढ़ी के पीछे कुंड, और कुंड के पीछे कुआं तो दिखता नहीं है जी। तो ये जो बावड़ी का कुंड और सीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज था, उस ब्रिज पे तो हमने बैठाया म्यूजिशियंस, और हमारे स्टेप्स पर बैठे करीबन 250 लोग, और साइड में कुल मिला के पूरी बावड़ी भर के 400 लोग। तो स्टेप्स बन गया एम्फी थिएटर, और यहाँ पर हमारे संगीत का कार्यक्रम हुआ जिसका बहुत ही आनंद लिया गया। और लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, हमने भी नहीं सोचा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपने इस कार्य को अपने साथ, अपने कार्य शुरू करने से पहले आपने सबको जोड़ा। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जोड़ने पे आ रहा हूं मैं। जी। ये होने के बाद अब हम कैसे इंश्योर करें कि वो सस्टेन करे, वो लोग उसे वापस कचरा नहीं डाले, अपशिष्ट नहीं डाले, कूड़ा करकट नहीं डाले, क्योंकि असामाजिक तत्वों को उसके लिए भी प्रेरित करना जरूरी तो उसके लिए करने के लिए हमारी टीम ने आस्था को चुना। अच्छा, तो उसमें क्या किया, आस्था, हमने गंगा जल मंगवाया हरिद्वार से, गांव के व्यक्तियों से, महिलाओं से, बच्चों से, वो गंगा जल उसमें प्रवाहित कराया हाथों से, कि सब एक एक लोटा डालिए। अब आप देखिए, हिंदू संस्कृति में हम पूजा करते हैं तो एक नॉर्मल लोटा पानी का होता है जिसमें 2 बूंद गंगा जल डालते हैं, मतलब गंगा जल स्वरूप हो गया, उसको गंगा जल का अब हमने उसको गंगा जल, आप इसको हिंदू संस्कृति मत कहिए, अगर किसी ने गंगा जल डाल दिया तो अन्य धर्मों के लोग भी उसको पवित्र मान करके उसको बिल्कुल सही। अब वो गंगा जल हो गया जी। अब लोगों ने उसको पूजा में वो पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत तो अब लोग खुद देखते थे कि उसमें कचरा नहीं आया, ठीक है। अब ये जब सब हो गया, गंगा जल भी डल गया, सब नीट क्लीन हो गया, लेकिन अब उसको फिजिकल रेस्टोरेशन करना था कि उसकी पट्टियां टूट रही है, खंबे टूट रहे हैं, अब लोग आना चालू करेंगे और डेंजरस हो गया पूरा स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, हमने पुराना एक घर टूट रहा था, मतलब इंतजार किया उसका, 3 महीने लगे हमको ढूंढने में कि कौन सा घर सिटी में टूट रहा है जो उसी दौरान बना है और जो रिनोवेट हो रहा है। तो उसकी हम पट्टियां उखाड़ के लाए और वो यहाँ पर इंस्टॉल करी। अब आप बता नहीं सकते हैं कि नई पट्टी कौन सी, पुरानी कौन सी है, क्योंकि वो उसी समय की और वो हमने पूरा अरेंजमेंट करके कर दिया। अब समय आया उसको हैंडओवर करने का। उससे पहले एक आर्किटेक्ट हैं बिल बेंसले, वन ऑफ द लीडर्स, ग्लोबली रिनोन्ड आर्किटेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हॉस्पिटैलिटी के। बेंसले जी ने सुना और बेंसले जी बोलते हैं मेरे को आना है वहाँ पे। बेंसले जी वहाँ पर आए, हमारे आर्किटेक्ट का एक सेमिनार हो गया, सोचिए क्या बात। फिर हमने ACB के हेड हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड, हमने बोला गांव में थोड़ा सा संस्कार का कार्यक्रम करना चाहिए। तो बच्चों के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो का एक संवाद रखा हमने। वही एम्फी थिएटर, यहाँ पर साहब खड़े हैं, यहाँ पर थिएटर पे, मतलब थिएटर जैसे स्पेसेस में बच्चे बैठे हैं, एक उपयोग और बहुत सुंदर। तो जितना सुंदर आपका प्रयास है उतना ही सुंदर आपका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप जो बताते जा रहे हैं वो चीजें सारी आखिरी आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। बताइए। हमने जब सब कुछ सही हो गया तो अब हमको लगा अब हमको यहाँ से विदा लेना चाहिए, गाँव वालों को हैंडओवर करना चाहिए। हमने एक बड़ा सा कार्यक्रम फिर से करते हैं जो कि अजब ही होगा। तो हमने म्यूजिक, मतलब संगीत और पेंटिंग की जुगलबंदी करी। वाह। तो 6 आर्टिस्ट, हमारे शहर के नामी आर्टिस्ट, 6 आर्टिस्ट, एक हमारे दिव्यांग थे वो ऊपर और इधर, और ऐसे 6 आर्टिस्ट खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, और सामने म्यूजिशियंस 6 जिनमें सारंगी, तबला और सब था, और वो ब्रिज पे म्यूजिशियंस और ऑडियंस के बीच में ही हमारे आर्टिस्ट। अब म्यूजिक के साथ में वो बना रहे हैं, और म्यूजिक को आप मैच कर सकते हैं कि वो जैसे म्यूजिक ट्रिंग करता है तो वो कुछ अलग स्ट्रोक आता है उनका। और वो होते होते हमने 1-1.5 घंटे में 6 पेंटिंग्स बड़े म्यूजिशियंस द्वारा, बड़े आर्टिस्ट द्वारा बनवा ली हमने। यानी कि जिस बावड़ी को लेकर के एक बिल्कुल उपेक्षित बावड़ी पड़ी थी, उसमें जो गतिविधियां एक नए तरह से, एक नवाचार के तौर पर होने लगी। और अब इंक्लूसिव एक्सपीरियंस, और इंक्लूसिव एक्सपीरियंस देने के लिए माफी चाहूंगा मैं, आखिरी पॉइंट है जिसमें हमने क्या किया, वो उन्होंने तो कर ही दिया, लेकिन हमारे जो लोग बैठे उनको कैसे करें। तो हमने बोला कि आपके लिए एक धुन बजाई जाएगी और
सबको एक पोस्ट कार्ड दिया हमने। पोस्ट कार्ड के पीछे भी फंड है कि पोस्ट कार्ड दूंगा तो मैं पेंटिंग बना के आई कैन सेंड इट टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड, किसी मेरे मित्र को, मेरे रिलेटिव को दे सकता हूँ। तो इंक्लूसिव एक्सपीरियंस, ये मेरी बावड़ी का मैंने बनाया है, ये आपको भेज रहा हूँ, तो मेरा बनाया हुआ। यानी कि इस जनता को पूरी तरह से जोड़ने का आपने प्रयास किया और उस लाभ को सफलता बस, मिली और इसी की परिणति ये हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको उसमें जिक्र किया। जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक और शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में उसका जिक्र किया। ये हैं सेठा सिंह रावत। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अब समय है कि हम उनसे जानें कि रावत साहब आपने ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया जिसके प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में जिसका जिक्र किया। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज लग रहा है हमें कि जो मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल्स की बात करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बातें करते थे, वो समय आ गया है। क्योंकि जो मेरा गांव है अपने राजस्थान के, ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से क्षेत्र, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से पधारे? मैं राजस्थान से अजमेर जिले के एक छोटा सा गांव है हमारा दाता, जहाँ पे सिर्फ 150-200 घर से। और मैं जब 12वीं पढ़ के जॉब की तलाश में अजमेर चला गया था, क्योंकि शुरू से ही था कि 10th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद गांव में हमारे किसी ने भी आज तक कॉमर्स नहीं लिया, सबसे पहली चीज़ था। तो मैंने कॉमर्स लिया। तो एक कोई पढ़े हुए थे हमारे, तो उन्होंने बोला तुमने कॉमर्स लिया, बिजनेस का मतलब तुझे पता है क्या, बिजनेस होता क्या है? मैंने कहा ये तो सुना नहीं, क्योंकि हमारी तो मतलब 7 पीढ़ियों में आज तक किसी ने बिजनेस किया नहीं है, ना ही बिजनेस होता क्या है वो जानते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा होगा, ले लिया तो पढ़ना तो है ही है। 11th और 12th मैंने कॉमर्स किया। उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थितियों की वजह से मैं आगे की पढ़ाई कर नहीं पाया। तो फिर मेरा भाई जॉब करता था, किसी साइट के यहाँ पे काम करता था, तो मैं उसके पास चले गया अजमेर काम करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर्स का बेसिक कोर्स किया और भैया को बोला कि कहीं मेरी भी जॉब की व्यवस्था करवा दे, बिजनेस का तो बिल लग नहीं रहा है ऐसा कुछ, तो अपने परिवार में मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करूँगा। तो उसने अपने साइड के यहाँ किसी से बात करी और मुझे गारमेंट्स की फैक्ट्री में हेल्परिंग का काम दिलवा दिया। मैंने 4-5 साल वहाँ पे काम किया और उसी दौरान जो मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरे देश में विलेज लेवल तक काम कर रही है CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, जिनका मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी इसका अक्सर जिक्र करते हैं, बिल्कुल कॉमन सर्विस सेंटर अपने हर प्रोग्राम में वो कहीं ना कहीं CSC का जिक्र करते हैं। तो मैं 2013 में ही CSC से भी जुड़ गया था और अपने गाँव की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती थी, मैं गाँव के लोगों तक वो पहुँचाने में उनकी मदद करता था। ठीक बात। तो फिर 2017 में फिर कहीं ना कहीं दिमाग में वापस घंटी बजी, यार अपन तो बिजनेस के लिए आए थे और क्या अपन कहाँ गुम हो गए कहीं ना कहीं। फिर 2017 में मैंने अपने आप को तैयार किया और चूँकि मैं 4-5 साल उस सेक्टर्स में काम कर चुका था, तो काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो 2017 में मैंने दर्जी ऑनलाइन के नाम से एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। वाह, दर्जी ऑनलाइन। दर्जी ऑनलाइन, क्योंकि अपना हमारा एक ये जो शब्द है वो हमारा एक ऐसा परंपरागत पेशा है जिसको मतलब मैं समझता हूँ कि सदियों से, ऋतु जी हम कह सकते हैं कि सदियों से लोग इससे जुड़े हुए हैं, दर्जी ऑनलाइन। जी 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 जी। बहुत से लोग पूछ रहे थे आप दर्जी हैं, मैंने कहा दर्जी नहीं हूँ मैं, तो मैं अलग हूँ। बट क्योंकि मैंने उस 5 सालों में मैंने भी सिलाई का काम नहीं सीखा। बाकी चीज़ें मैं हेल्परिंग का बाकी सारे काम करता था, पर मैंने सिलाई का काम नहीं सीखा। तो फिर दर्जी ऑनलाइन की शुरुआत कर दी। तो जब दर्जी ऑनलाइन की शुरुआत कर दी तो हमने उसमें स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स, टी-शर्ट्स, मास्क, बैग, ये कई सारी चीज़ें हमने उसमें बनाना शुरू किया। फिर जब कोविड आया, कोविड के टाइम में सिचुएशन सब कुछ बंद जैसा हो गया था, तो मैं भी गांव आ गया। बहुत बुरा समय, सबको याद है, सब कुछ बंद है। तो फिर मैं जब गांव आया तो गांव में मुझे लगा कि उस टाइम में, क्योंकि बिजनेस माइंड तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आ गया था, कि उस टाइम मैंने देखा कि अभी डिमांड क्या है, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है। तो उस टाइम तो मास्क एक ऐसी चीज़ थी, मिल ही नहीं रही थी, लोगों को मिल ही नहीं रही थी, गांव में उपलब्ध ही नहीं थी, क्योंकि शहरों में तो जाना ही बंद कर दिया था, तो गांव में मिलेगी कहाँ से। तो फिर मैंने गांव में ही मास्क बनाना शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो गांव में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए सबसे पहले, तो क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक मेरे पास डिमांड कैसे आएगी। तो मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए अपने गाँव में। हाँ, तो जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो लोगों को पता चला, तो हमारे गाँव के सरपंच का फ़ोन आया, भाई तूने तेरे गांव में तो बांट दी, अब दूसरे गांव वाले भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी बंटो। तो सरपंच साहब ने हमसे मार्क्स बनवाए, सरपंच साहब ने बनवाए, तो पड़ोसी वाले पंचायत
पंचायत वाले ने बोला यार आपने कहाँ से लेके बनवाए हैं, मेरे भी करो वो काम। तो ऐसे करके अजमेर ज़िले के सभी सरपंचों का मेरे पास कॉल आने लगा। अच्छा। कॉल आने लगा और उन्होंने डिमांड जनरेट होने लगी। डिमांड कहीं ना कहीं जनरेट होने। जी। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं दिमाग लगा गया। उसी टाइम कोविड के दौरान जो CSC है, CSC ने एक CSC ग्रामीण ई स्टोर के नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। अच्छा। जिनका फुली मकसद था कि जो वोकल फॉर लोकल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो प्रमोट करें और वहीं के वहीं उनको एक चैनल्स दिया जाए। तो CSC ग्रामीण स्टोर पे मैंने मास्क ऑन बोर्ड कर दिए। तो फिर तो डिमांड इतनी आई कि मैं पूर्ति करने में असक्षम होने लगा था, क्योंकि डिमांड उसकी उस टाइम तो कोविड के टाइम तो पता था। तो फिर मैंने मेरे गांव की महिलाओं को मेरे साथ जोड़ा। मैंने कहा अपने अकेले की बस की बात नहीं है, अपने को टीम कहीं ना कहीं क्रिएट करनी चाहिए। तो मैंने 2 महिलाओं को मेरे साथ जोड़ा, पर फिर भी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। तो ऐसे करके फिर मैंने और महिलाओं को मेरे साथ जोड़ा और कोविड के दौरान हमने CSC ग्रामीण ई स्टोर की मदद से और डिजिटल इंडिया की ताकत से देश के 700 से भी ज़्यादा जिलों में हमने 1.5 लाख से ज़्यादा मास्क पूरे इंडिया में भेजे। पूरे देश में? आप पूरे देश में 700 से ज़्यादा जिलों में। अच्छा। तो फिर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 92वें अपने एपिसोड में मन की बात प्रोग्राम में दर्जी ऑनलाइन का जिक्र किया। हमारे काम के बारे में बताया। हमें नहीं पता वो हमारी स्टोरी कैसे वहाँ गई, किन्होंने वहाँ पहुँचाई, हमें कुछ आइडिया नहीं था। 28 अगस्त 2022 को सुबह सुबह मेरे पास कॉल आता है। मैं उस टाइम उदयपुर था किसी काम से, कि भैया कहाँ हो आप, तो छाए हो। मैंने कहा ऐसा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ गलती हो गई क्या, बता दीजिए। हम सोच सकते हैं बड़ा महत्वपूर्ण क्षण। हाँ भाई छाया हो तो कुछ गलती हो गई तो बताओ। तो बोला यार गलती नहीं, तेरे तो मोदी जी आपका नाम ले रहे हैं। मैंने कहा मोदी जी नाम ले रहे हैं? फटाफट कंप्यूटर लैपटॉप खोल के बैठा। मैंने कहा मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है यार। बोला मन की बात प्रोग्राम में आपका जिक्र किया जा रहा है। फिर उस टाइम तो लगा यार क्या चक्कर है, किसने पहुंचाई, क्या है क्या नहीं है। फिर पता चला कि वो वास्तविकता में मोदी जी ने, मुझे लगा कि कहीं मजाक उड़ा रहे गाँव वाले के। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात उन तक पहुंची। तब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं अंदर से जो फीलिंग आई उस टाइम, वो शायद मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या फीलिंग रही मेरे लिए। बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम है, इसमें 65% श्रोता जो है उन्होंने जो सर्वे में सामने आया कि हिंदी में उनकी बात सुनना पसंद करते थे। 18% श्रोता कार्यक्रम को अंग्रेजी में, 4% उर्दू और 2% डोगरी और तमिल में उसको यानी स्थानीय भाषाओं में सुनना पसंद करते थे। ये 22 भारतीय भाषाओं में 29 बोलियों के अलावा फ्रेंच, चाइनीज, इंडोनेशियन, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली जैसी 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण हुआ। तो आप इसकी लोकप्रियता का अंदाज, एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लोकप्रिय रहा होगा। रितु जी, आपसे एक बार फिर से मुखातिब होना चाहेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शेखावत ने कहा था कि मोदी जी ने कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जिस पर आमतौर पर बात नहीं की जाती थी। रितु जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं और क्या आपके पास भी इस तरह के कोई मिसाल, कोई उदाहरण है कि आपको भी लगता है कि मोदी जी ने अनछुए पहलुओं को इसमें समाहित किया? देखिए, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा था कि हमारे जननायक की मन की बात जन जन की मन की बात हुई। और चूंकि मैं महिला हूँ, मैं आज उस विषय पे बात करना चाहती हूँ जहाँ शायद, अगर वो उसे घटना नहीं कहूँगी, वो प्रेरणास्पद वो पल था कि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ बैठ के वो बात नहीं कर पाती। जो शब्द महावारी अछूत शब्द की तरह से प्रयोग में होता था और शब्दकोश में बंद करके रख दिया जाता था, हमारे देश के जननायक में, जननायक कहना बहुत बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ बनस्पत हमारे देश के प्रधानमंत्री कहने के, कि उन्होंने हर महिला कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित, कहीं डरी हुई, सहमी हुई थी और शायद वो संपूर्ण विश्व के एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से इस संबंध में बात की। और जिस शब्द का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों को छोड़ करके जिनके जिससे संबंधित विषय था वो वर्ग भी इससे बात करने में कतरा था। और क्या आप ये विश्वास करेंगे कि ये एक
जो ताकत महिला को माँ बनने में सक्षम बनाती है, वो शब्द इतना अछूत के रूप में प्रयोग होता था कि उसे कहीं ना कहीं घृणित रूप से देखा जाता था। और उसके कारण देश में, आप हैरान होंगे, विकसित देशों में भी ये स्थिति रही है। तो भारत की तो बात विकासशील देश है, हजारों महिलाएं अपनी जान से हाथ धो देती हैं क्योंकि उस समय बरती जाने वाली अस्वच्छता उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। और मैं जो महसूस कर रही हूँ समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, और चूंकि मैं पिछले 25 सालों से विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हूँ, आज इस विषय पे खुल के बात होती है, महाविद्यालयों में बात होती है, छात्रावासों में बात होती है। और मैं ये विश्वास जानिए, मैं सिर्फ महिला होने के नाते ये बात कह रही हूँ कि ये आवाज़ तो हमारे जननायक ने दी और वो लाल किले के प्राचीर से दी। ठीक है, उसी तरह से सफाई की बात, जैसे अभी 100वें एपिसोड में उन्होंने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिला की बात की कि वो पूरी महिलाएं सफाई अभियान को लेकर किस तरीके से संलग्न है। अब मेरे लिए तो आज भी अचरज का विषय है कि पिछले 15 वर्ष पूर्व या 16 वर्ष पूर्व सफाई सिर्फ किंवदंतियों की तरह से प्रयुक्त होने वाले शब्द थे, और आज वो जन जन में प्रयोग होने वाले शब्द। एक छोटा नन्हा सा बच्चा भी इस विषय में बात करता है और बड़ा बुजुर्ग भी बात करता है। अब वो महिलाओं की आवाज़ कैसे बने प्रधानमंत्री मोदी? शायद ही कोई ऐसा एपिसोड उनका रहा जिसमें उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को सामने ला के बात नहीं की। और मैं साधुवाद देती हूँ अपने पास बैठे इस बच्चे का कि जो बात मैंने आरंभ में कही थी, ये एक प्रेरणादायक बन गई है, ये रक्त को संचारित करने वाली बात हो गई है, क्योंकि इस बच्चे तक को नहीं पता था कि इसने इस मंतव्य से तो ये कार्य नहीं किया था ना। नहीं, ये तो पद्मश्री लेने के लिए, बिल्कुल 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 प्रयास में कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो आपने तो कभी कोई प्रयास किया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में इनको शामिल किया। तो इसी तरीके से बहुत सारी महिलाएं, देखिए आप ये मान के चले कि महिला होने के नाते भी, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते भी मैं ये मानती हूँ, जब हमारे आसपास कोई बड़ा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें अगर ये भरोसा होने लगता है कि ये हमारे सर पे हाथ रखेगा, हमारे कंधे को थपथपाएगा, तो कहीं हमें एक नवीन ऊर्जा मिलती है कार्यों को करने की, और लीक से अलग हटकर एक नया कदम आगे बढ़ाने की। और आप विश्वास जानिए, वो मन की बात वहाँ तक पहुँच जाती है और फिर वो मुख से उच्चारित होकर पूरे भारत में घूमती है और भारत से बाहर भी घूमने लगी है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रही है, वरना कैसे एक पिथौरागढ़ की एक महिला जिसने 14 साल की सबके जो उदाहरण है वो दुनिया के लिए प्रेरणा। बिल्कुल, एक छोटा सा उदाहरण बस यहाँ पर मैं देती हूँ कि एक 14 साल की महिला जिसने अपने पति को खो दिया, पहले वो घरेलू हिंसा के विरोध में काम कर रही है, फिर उसके बाद वो पर्यावरण से जुड़ गई, और उसका नाम जब मन की बात में उच्चारित हो रहा है तो यकीन जानिए आज जब बैठ के मैं कहीं ना कहीं इससे इतनी प्रेरणा पा रही हूँ, तो बहुत, तो कितनी प्रेरणा मिल रही है सभी को। डॉक्टर रतन सिंह जी की तरफ चलना चाहूँगा कि जैसा कि आप एक शिक्षाविद हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके विद्यार्थी होंगे जिनको आप मीडिया शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं, युवाओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है? क्या आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ है, आपके स्टूडेंट्स ने या किसी ने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया कि मन की बात कार्यक्रम से उन्हें इस बात की प्रेरणा मिली? उनका क्या रिएक्शन है? जी, शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो रितु मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इससे ही जुड़ी एक बात आपको अभी बता रहा हूँ। पिछले कुछ दिन पहले ही मैं एक दूसरे विश्वविद्यालय में वाइवा के लिए जाते हैं हम लोग, तो उन बच्चों ने कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रखी थी अलग अलग विषयों पर, और मुझे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि बीए के बच्चे, मीडिया के बीए के बच्चों का जागरूकता का स्तर इतना है। उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी, और वो संयोग से अपनी जो झालाना बस्ती है पास में, उसमें जाकर उन 4-5 बच्चों ने केवल अपने मोबाइल फ़ोन से शूट करके इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बना रखी, और उसमें उन्होंने अलग अलग महिलाओं से, बच्चियों से बात कर रखी इस विषय पर। और मुझे ताज्जुब हुआ कि एक 12-13 साल की, 14 साल की बच्ची उसमें बाइट जो दे रही है, तो उनसे वो सवाल कर रही कि बेटा आपको जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा? तो बोला कि दीदी मुझे डर लगा,
और मैंने मम्मी से बताया तो मम्मी ने कहा छी तुम गंदी हो, दूर रहो। तो फिर कहा कि तुम्हारा क्या रिएक्शन था? तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कहीं पर, टीवी पर देखा है कि ऐसा नहीं है। और उन बच्चियों ने जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने यहाँ तक उनको बताया कि बेटा इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पैड्स आजकल सरकारें वितरित करवाती हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं। तो उन्होंने उस 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में इस पूरे विषय को, उन्होंने भी पूरे को समझ के, पूरे विषय को, कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रेरणा प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रमों में जहां उनको लगता है युवा वर्ग पे भी प्रधानमंत्री के इस मन की बात कहीं उनके दिल तक पहुंची है। और दूसरी बात मुझे जो लगता है कि युवाओं में एक बदलाव इन इतने सारे वर्षों में मैं देखता हूं, प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है वो है समाज से जुड़े मुद्दों का इनोवेटिव सॉल्यूशन, कि आपके पास में कोई इनोवेशन है जो आप इस समस्या का हल बता सकते हैं, और वो हल अगर आप जन भागीदारी से कर दें तो ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकती। दो इनोवेटर्स हमारे पास हैं। तो कार्यक्रम में समापन से पहले और आपको धन्यवाद देने से पहले बहुत संक्षेप में हम लड्डा जी से जानना चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में हमें बताएं कि आगे आने वाले समय में आप क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं दोबारा इस तरह का एप्रिसिएशन मिले। बहुत संक्षेप में बताएं। सर मैं वापस रिपीट नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं एप्रिसिएशन के लिए काम नहीं कर रहा था। बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको उसे रिकॉग्निशन मिलेगा तो दूसरे लोग इंस्पायर होंगे। आगे का प्लान, तो आगे का प्लान मेरा, मैं अभी हर विद्यालय एक पुस्तकालय पे काम कर रहा हूँ, जिसमें 2 पुस्तकालय दे चुके हैं, जिसमें एक लैपटॉप भी होता है और ऊपर सोलर पैनल होता है। लैपटॉप वो होता है जिसमें बैटरी नहीं होती है, तो वो ऑनलाइन चलता है, दिन में चलता है और फिर बंद हो जाता है। तो हर विद्यालय एक पुस्तकालय, ये 2 हम कर चुके हैं, अब और कर रहे हैं, समाज आगे आ रहा है। दूसरा, हम पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं। हम राजस्थान मिनरल्स का स्टेट है, तो मिनरल का दोहन हो रहा है, खनन तो हो ही रहा है लेकिन दोहन हो रहा है जबरदस्त, और उसके बाद वो माइंस काम नहीं आती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो माइंस है या स्लरी यार्ड है, हम उसको लेकर उसको ऑल्टरनेट यूज के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो माइंस बहुत सुंदर बैकग्राउंड बन सकता है पर्यावरण सुरक्षा। और बहुत संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप अपने इस डिजिटल इंडिया के सपने को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी तरह से प्रयास करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल सर, हमारा ये प्रयास मोदी जी के जब मन की बात प्रोग्राम में आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हमें किसको बड़े प्रारूप में लेके जाना चाहिए। तो हमने 2 लोगों से जिसकी इसकी शुरुआत की थी, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे 100 से ज़्यादा लोगों की हमारी टीम बन चुकी है। और अगले 2 से 3 साल में हमारा प्रयास है कि हम 500 महिलाओं को, हमारे गांव के आसपास की महिलाओं को इस सिलाई के काम से जोड़ेंगे और उन्हें क्योंकि जन जागरूकता से ही एक समाज में बदलाव जो होता है वो जन जागरूकता से ही संभव हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं कि हमें जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है। जी, मतलब जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर की आना है। तो इस कार्यक्रम में हमने एक समाजशास्त्री की दृष्टि से, एक शिक्षाविद की दृष्टि से और विशेष रूप से उनकी दृष्टि से इस कार्यक्रम को परखने की, इस कार्यक्रम के बारे में एक अंतर्दृष्टि रखने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री के मन की बात किस तरह से जन जन की बात बनी। और इस कार्यक्रम का जो समापन है, मैं आज इस 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी जी के उन शब्दों से करना चाहूँगा, क्योंकि उनके शब्दों को ज्यों का त्यों आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि मोदी जी ने आज ये कहा था कि जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद का थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद के थाल की तरह से है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गई है। वो कहते हैं कि मन की बात स्वयं से समष्टि की यात्रा है, मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। ये तो मैं नहीं तू ही कि इस संस्कार की साधना है। ये संस्कार साधना इसी तरह से अनवरत चलती रहे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर रितु सरस्वत जी से, सेठा सिंह जी रावत जी से, डॉक्टर शेखावत जी से और लड्डा जी, आप सभी को धन्यवाद देते हुए हम आपसे विदा, गौरव शर्मा आपसे इस कार्यक्रम में विदा लेना चाहूँगा। और इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है, मन की बात का जो सिलसिला है, इसी तरह अनवरत चलता रहे और ये देश इसी तरह विकास के पथ पर निरंतर अग्रगामी होता रहे। नमस्कार।